मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखेंगे, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समव्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समव्यष्टि अर्थशास्त्र को डिटेल में देखा था। अब हम उन्हें आसानी से उसका डिफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस का पॉइंट होगा वो हमेशा, जब भी हम किसी में डिफरेंस करते हैं तो हमेशा उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो मीनिंग का होता है, यानी कि अर्थ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। इट इज़ दैट द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक अ कंज्यूमर एंड हम बात कर सकते हैं अ प्रोड्यूसर एक्सेट्रा। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो कि किसकी प्रॉब्लम की समस्या का अध्ययन करेगा, वो प्रॉब्लम करेगा व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत का मतलब हो गया या तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है या फिर एक व्यक्तियों के समूह की प्रॉब्लम का या समस्या का समाधान करेगा। इसके एग्जाम्पल हैं उपभोक्ता और उत्पादक, राइट। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या हो गया कि एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो कि एक व्यक्तिगत लेवल या स्तर की समस्या का अध्ययन करता है, और उसके उदाहरण हो गए हमारे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता और प्रोड्यूसर यानी उत्पादकता। ठीक है, चलिए इसी से बिल्कुल इसका विपरीत है समव्यष्टि अर्थशास्त्र। ये क्या कह रहा है? इट इज़ दैट द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। जैसे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, NI मीन्स नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। यानी कि समव्यष्टि अर्थशास्त्र होल इकोनॉमिक यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करता है। यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने अध्ययन किया था सिर्फ व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया था, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी होल ऑफ इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, यानी पूरे देश की राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम एक कंज्यूमर की, एक उपभोक्ता की आय, उसकी पसंद का, उसके ऊपर एनालाइज कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम अपने पूरे देश की राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं कि राष्ट्रीय पूरे देश की इकोनॉमिक में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कितना विनियोग हो रहा है। या हम बात करें कि पूरे देश में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। या हम बात कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कितने लोगों में बेरोजगारी है, राइट। तो ये सभी अध्ययन कहाँ करेंगे हम? समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो पहला पॉइंट था इसका मीनिंग का। तो सेकंड इज अ एजम्पशन, यानी क्या मान्यताओं पे आधारित है। तो जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या मानता है? इट एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स लाइक टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि ये एक मान्यता मानता है कि जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की बात करूँगा, तब मैक्रो यानी कि समव्यष्टि अर्थशास्त्र क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी स्थिर रहेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं, केवल एक व्यक्ति का अध्ययन की बात करते हैं, तो वहाँ पे सारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन करने वाला कौन सा है? मैक्रो इकोनॉमिक, वो स्थिर रहेगा। क्यों स्थिर रहेगा? क्योंकि यहाँ पे हम अपने पूरे कुल उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम पूरे रोजगार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे, राइट। उसी से बिल्कुल इसका ऑपोजिट में देखिए, इट एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन कांस्टेंट। और जब हम बात करते हैं पूरे, हम कह सकते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, तो वहाँ पे जब व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा वो, या व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो फैक्टर्स रहेंगे वो स्थिर रहेंगे, जैसे कि आय का वितरण सिद्धांत। तो कहने का मतलब है कि जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, और जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यानी स्थिर रहेगा। जैसे कि अगर हम पूरी क्लास का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 40 स्टूडेंट को स्टडी करा रहे हैं, राइट। तो ये 40 स्टूडेंट हमारे लिए क्या हुआ? पूरा का पूरा एक होल इकोनॉमिक की जैसे है। अगर मैं उसमें से सिर्फ एक बच्चे को बाहर भेज दूं, तो अगर मैंने उस बच्चे को बाहर भेजा और बाकी 39 बच्चों को मैं पढ़ा रही हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि होल इकोनॉमिक में कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सिंगल पर्सन है वो इंडिविजुअल, वो कहाँ है? बाहर है। लेकिन अगर मैं बाहर जाके अगर मैं एक व्यक्ति को, उस बच्चे को ही पढ़ाने लग जाऊं, तो 39 बच्चे क्या होंगे? वो कांस्टेंट हो जाएंगे।
तो यानी कि एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो 39 कांस्टेंट हो जाएंगे, और अगर 39 की बात करेंगे तो एक बच्चा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंस है, एजम्पशन है कि अगर माइक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो समव्यष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पे स्थिर रहेगा, और जबकि समव्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, उसके फैक्टर, राइट। थर्ड जो हमारा डिफरेंस है वो कह रहा है कि फोर्सेस यानी बल, कौन सा अर्थशास्त्र किस पे ज़्यादा फोर्स दे रहा है। तो आपको पता है कि इट्स फोर्सेस इज ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन, यानी कि ये अधिक से अधिक किस पे ध्यान दे रहा है, व्यक्तिगत लाभ पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसीलिए किसके लाभों की बात करेगा, व्यक्ति के लाभ की बात करेगा। बट इट्स अ फोकस इज़ ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि ये अधिकतम किसका पे फोकस करेगा, जो सामाजिक कल्याण है उसके बारे में। सामाजिक कल्याण के क्यों, क्योंकि ये होल ऑफ इकोनॉमिक की बात कर रहा है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हम एक व्यक्ति के लाभ की या एक व्यक्ति के गेन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम पूरे होल इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, यानी पूरे समाज में या पूरे देश में क्या वेलफेयर प्रोग्राम हो रहे हैं, राइट। चलिए फोर्थ देखते हैं, अदर्स नेम यानी अन्य नाम। अन्य नाम में देखिए, इसे हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र होते हैं, इसे कीमत का सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। किसको, व्यष्टि अर्थशास्त्र को। प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं की जो मांग होती है उसकी वस्तु और मांग की सप्लाई उसका अध्ययन करते हैं, और उसके वस्तु की जो कीमत का निर्धारण होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जबकि इसका अदर नेम क्या होगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये किन्स ने दिया था, आय और रोजगार का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ पे हम होल इकोनॉमिक की बात करते हैं, और इसीलिए इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या हो गया, आय और रोजगार का सिद्धांत। तो ये हमारे 4 डिफरेंस थे जो हमने मीनिंग, एजम्पशन, आपका फोर्सेस और अदर नेम का डिस्कशन किया था। फिफ्थ हमारा जो होगा वो रहता है टूल्स यानी उपकरण, यानी कि जो माइक्रो है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें क्या उपकरण काम में लेते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा डिमांड एंड सप्लाई की, वस्तु की हमने डिमांड और सप्लाई जो डिटरमाइंड है वो किस आधार पे करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के आधार पर करते हैं। जबकि अगर हम समव्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इट इज़ टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, AD = AS की बात कर रहे हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग और समग्र पूर्ति की बात कर रहा है। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति का मतलब हो गया संपूर्ण देश की जो डिमांड है उसकी बात कर रहा है। यानी अगर मैं इस पेन की बात करूँ तो अगर इसकी पेन का जो डिमांड है पूरे देश में कितना है तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो स्टडी है वो कहाँ करते हैं हम लोग, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी समग्र मांग और समग्र पूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेल्पफुल यानी सहायता। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल इन द रीचिंग ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्री टू द ऑप्टिमम लेवल, यानी कि जो आपका कह सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या सपोर्ट कर रहा है, आपको क्या सहायता कर रहा है, ये सहायता कर रहा है कि व्यक्तियों की इकाइयों और फर्मों और उद्योगों को अनुकूलतम स्थिति पहुंचाने में सहायक करता है। यानी ये किसके अनुकूलतम के लिए बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की, एक फर्म की, एक इंडस्ट्री की, उनकी ऑप्टिमम लेवल की बात कर रहा है, उनके अनुकूलतम स्तर की बात कर रहा है। कौन, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने देखा था कि हम एक पर्टिकुलर फर्म, एक इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो उसी के ही अनुकूलतम लेवल की बात करेगा। जबकि ये किसके अनुकूलतम की बात करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इसकी बात कर रहा है, ऑप्टिमम सिचुएशंस ऑफ द होल इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी देखिए ये किसकी इस अनुकूलतम स्थिति की बात कर रहा है, ये पूरे देश की या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है और अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की बात करता है। आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ये सभी जो अध्ययन है वो हम करते हैं समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो अगर एक व्यक्ति का, एक फर्म का और एक इंडस्ट्री के अनुकूलतम लेवल की बात करेंगे तो वो कौन सा अर्थशास्त्र होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि अगर हम बात करते हैं पूरे अर्थव्यवस्था की स्थिरता की या पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की तो वो कौन से में आएगा, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में, राइट।
उसके बाद में बात करते हैं स्कोप यानी क्षेत्र। अब आप जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिर्फ एक व्यक्ति, एक फर्म, एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया कि उसका लिमिटेड एरिया होगा, यानी बहुत छोटे स्तर पर ही बात कर रहा है। जबकि समव्यष्टि अर्थशास्त्र का वाइल्ड एरिया होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। यहाँ हम अपने देश की राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, देश में कितना रोजगार है, कितना बेरोजगार है, ठीक है, तो उन सब की बात कर रहे हैं हम, पूरे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो ये इसीलिए इसका एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। नेक्स्ट है सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी सरल या जटिल। तो आपको सिंपल सी बात है कि जब हम एक व्यक्ति की बात करेंगे, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो सिंपल कौन सा हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम एक छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं, छोटा सा अध्ययन कर रहे हैं। जब छोटे से अध्ययन की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, हमारे लिए सिंपल रहेगा। लेकिन जब हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और जहाँ पे हम सारी इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, पूरे लोग जो जनता है उनके सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिलता तो उसमें आएगी, राइट। इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं कि और भी हम पॉइंट बना सकते हैं डिफरेंस का। जैसे हमने बना दिया एक पॉइंट की प्रिंसिपल कंपोनेंट, यानी कि वो कौन से सिद्धांत तत्वों पे काम करता है। तो देखिए सिद्धांत तत्व का यानी कि हम बात करें, अगर 9 पॉइंट भी बनाए तो प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट का मतलब हो गया कि कौन से तत्वों को या सिद्धांत के रूप में वो यूज़ करता है। तो जो माइक्रो है वहाँ पे हम अध्ययन करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की, यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार की, कि एक उपभोक्ता होता है, उसके पास में क्या होता है, निश्चित आय होती है, तो वो निश्चित आय को इस तरह से खर्च करना चाहता है ताकि उसको सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर मिल जाए। उसी के साथ में थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर की, यानी कि एक प्रोड्यूसर यानी एक उत्पादक जो होता है, उत्पादन करने वाला, वो अपना उत्पादन इस तरह से बेचना चाहता है जिससे उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। तो ये जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में। या कंज्यूमर सरप्लस हो गया, या फिर हमने पहले भी बात की थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की, तो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट लॉ की, ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी वाली बात की थी। तो ये सारी हम किस में अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए, ठीक है, इसके तत्व हो गए। जबकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, AD इजिकल टू AS, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हमने बात की थी इन्फ्लेक्शन की, यानी कि महंगाई की। तो यहाँ महंगाई किसी एक व्यक्ति की महंगाई की बात नहीं कर रहे कि उसके लिए महंगाई कितनी बड़ी, यहाँ पे पूरे अर्थव्यवस्था में बात करते हैं कि पूरे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेक्शन कितना बड़ा, यानी महंगाई कितनी हुई है। तो हम कह सकते हैं, या फिर हम एक पॉइंट और बना सकते हैं, ये तो हमारे कंपोनेंट बन गए, प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। हम एक पॉइंट और बना सकते हैं, यूज़। तो आप बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका ज़्यादा यूज़ है या मैक्रो इकोनॉमिक्स का? सिंपल है कि माइक्रो इकोनॉमिक इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशंस वेरियस पॉलिसी ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री एंड टेकिंग डिसीजन अबाउट दैम। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो केवल एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक व्यक्ति की नीति बनाने में सहयोग करेगा, राइट। जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे नेशनल प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने में सपोर्ट करता है, पूरे देश की आर्थिक नीति बनाने में सपोर्ट करता है, राइट। या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल की, या हम फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन। तो ये सब हम कहाँ पढ़ा था हमने, समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो हम कह सकते हैं कि यूज़ सबसे ज़्यादा किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स का है? क्योंकि यहाँ हम बहुत ज़्यादा एक वाइल्ड एरिया का या एक बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत छोटे से पार्ट का अध्ययन करते हैं और यहाँ हम कर रहे हैं बहुत बड़े अध्ययन की बात। तो आई होप आपके ये डिफरेंस क्लियर होंगे। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट। ओके, थैंक यू।